रिकॉर्ड्स में देश में सबसे ज्यादा पिटने वाली पुलिस बिहार की पुलिस। बिल्कुल। तो ये क्यों हो रहा है? आपके कमांडर्स कर क्या रहे हैं? क्या चूड़ी पहना दिया है? बंदूक क्या पीठ खुजाने के लिए दिया है ना? वो लाठी क्यों लेके घूम रहे हैं? गाय हटाने के लिए दिया हुआ है? यहाँ तो बिहार में सब बंदूक भाजने का तो सबको शौक है, दिखाने का। बिल्कुल। अगर आप लाइसेंस देते हैं, अगर आप लोगों को बंदूक लेके घूमने का, तो अपने पुलिस वाले का थाना बंद कर दीजिए। को मैं देखा है यंगस्टर्स को, लड़कों को ऐसे से फर्जी दुटकिए टाइप के, वो जो गुंडे मवाली टाइप के जो ना अपने हीरो बन के घूमते हैं, लोग उनके फॉलोअर्स हैं। आई एम सरप्राइज्ड। हाँ, अभी आप कह रहे थे ना जी, किसी के बारे में आप कह रहे थे। मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ कि बिहार में जो एसपी है ना, वो घर घुसबा और घर दुखबा हो गए। मैं जब एसपी था ना वहाँ पे, लास्ट लखीमपुर में एसपी था, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने गन मचा रखा था पूरा, वो सब बहुत कुछ वहाँ तांडव शुरू हुआ। तो मुझे एज एसपी वहाँ पोस्ट किया गया। तो पूछा, मीडिया ने मुझे वहां से पूछा कि भाई साहब आप आगे क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे? हमारे डीजी साहब ने 3 महीने का टाइम दिया है इनको, मैंने अपनी टीम को 3 दिन का टाइम दिया है। अच्छा। तो मैं वहां पे अब कमांडर था, तो मैंने कहा 3 दिन का वक्त, या तो पैरों पे आए ना तुम कंधे पे लाएंगे, खोज के निकालो जिस बिल में घुसे हो इनको बर्बाद कर देंगे अगर तुम लोगों ने हमारी जगह के लिए। बिलीव में भाई साहब, दूसरे दिन में जितना लिस्ट था उससे 3 लोग बढ़ के आके सरेंडर किए। जाति देखकर एसपी बनेगा, जाति देखकर थानेदार बनेगा। तो देखिए, अगर जन सुराज की बात करें, फिर अगर जन सुराज से होता तो ये बंद हो जाएगा। जन सुराज आपकी मेरिट से होगा जो होगा। देखिए, माफिया को जो राजनेता बन गया उसे कभी आपने सैल्यूट मारी कि नहीं मारी? सच पूछे, नहीं मारा। मैं इससे ज्यादा लोगों को नहीं जानता, बस 2 लोगों को जानता हूँ। एक बार मेरे आईजी भी थे, हाँ, वो उन्होंने एकदम जय हिंद सर उनको किए, मैं गया वहां से, तो मैं कैसे किया, मैं नमस्कार। अब सोचिए, आईपीएस अधिकारी ने वो सीरीज बनाया ना कि आइए ना हमारा बिहार में गोली मारेंगे कपार में। क्या है ये? क्या इमेज? क्या बना रहे हैं? क्या आपने देखा ना बाबा सिद्दीकी को कैसे मार दिया गया? फिर महाराष्ट्र की पुलिस पूछताछ नहीं कर पा रही है, सलमान खान निशाने पर है। Who is he? Exactly, ऐसा कौन है ये? इतना बड़े बड़े लोगों को देख लिया गया, पूरी तरह से अपने आप को बिहार बदलने के लिए समर्पित कर दिया है। और जन सुराज वो मंच मुझे दिख रहा है, वो एक प्लेटफॉर्म, एक समूह दिख रहा है जो कि इस कालखंड में सीरियस है बिहार को लेकर। जैसे ही आप आईपीएस बने होंगे तो बतुहारी तो बहुत शुरू होगी। और बिहार में जी दामाद आईएएस रेट लगना शुरू हो गया था। कितना लगा? मैक्सिमम रेट 33 करोड़ का आया था। वाइफ का ही कहानी छोटा सा बताता हूँ कि मैं लंबा बहुत करीब 27-28 दिन में जंगल में था। 27-28 दिन लगातार एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। तो उस बीच में 7-8 इनकाउंटर्स में बहुत कुछ हुआ उसी दौरान। तो वो आने के बाद बताई कि कोई खबर नहीं होती कि मैं जिंदा भी हूँ कि नहीं। मैं कैसा हो गया, मैं जब ये था ना एसपी था, छोटी घटना बताऊं, मैं इतना कभी किसी के सामने बोला नहीं। पहुंचते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गया। वो पहली बार था, लेकिन इसका जिम्मेदार कोई दूर बैठा हुआ, कोई नेता होता है, कोई ब्यूरोक्रेट होता है। तो वो चीज मुझे भी तब भी ज्ञात था, बाद में भी ज्ञात हुआ। सरेंडर्स भी बहुत हुए मेरे टाइम में। अच्छा। तो जब सरेंडर हुआ तो बाद में देखते हैं सरेंडर तो नेता बनने लगा। कि दुश्मन बहुत हो गए होंगे, नहीं आपके महकमे में भी हो गए होंगे। हाँ, महकमा दुश्मन कोई नहीं है। मैं बोलूं, देखिए, जो भी अनफॉर्चुनेटली हमारे इनकाउंटर्स में मारा गया, वो हर आदमी गलत आदमी था। और मेरा एक था प्रॉब्लम है, कुछ भी था, लड़के भी मुझे इसके लिए, मैं आगे चलता था। बिहारी है ना? हाँ, मैं आगे चलता था। मैं नंबर 1 पे चलूंगा, मतलब लीडरशिप। हाँ बिल्कुल, मैं नंबर 1। मैं मरूंगा तो मैं पहले मरूंगा। मैं अपने लड़कों की लाश नहीं ले जा सकता। एक बार कि एक जन ने सरेंडर किया, एक वहाँ का रकम डी शिरा बोल के था। तो जब सरेंडर किया तो मुझसे बोलता है कि सर आप बुरा ना माने, हमको दिखाइए ना। तो मैंने क्या देख रहा है? बस सर वो आपने जो पहना है, क्या पहना? जनेऊ पहना, और क्या पहना? हाँ, और क्या पहना? जनेऊ पहना है। हाँ, तो और क्या? नहीं सर, वो आपने जो ताबीज पहना है। अच्छा। कौन सा ताबीज? तो उन लोगों के मिलिटेंट्स के बीच में एक बात फैल गई थी कि मैंने कोई ताबीज पहना है जिसके चलते मुझे गोली नहीं लगी। झुक के पेड़ के पीछे वो सब गोली नहीं, सीरियस है। तो एक गोली चलाओगे मैं 30 मारूंगा। सबसे पहले आपको अपना पर्सनल स्वार्थ त्याग करना। वर्दी पहनने वाला आदमी अगर मरने से डरता है तो मुझे लगता है उसको वर्दी उतारनी। मैं बोला उसको कई बार, भाई साहब बिहार से आया हूँ यहाँ पे, मैं टाइम पास करने नहीं आया, तुम्हारे संग यहाँ खेल लुका छुपी खेल करने नहीं आया। ये मेरे देश का एक कोना है, ठंडा करके जाऊंगा तुम लोगों को। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में आनंद मिश्रा जी हैं, एक आईपीएस प्राधिकारी। अब तो इस्तीफा दे दिया, बिहार के लाल हैं, बक्सर के बेटे हैं और अब जन सुराजी हैं, मतलब प्रशांत किशोर के साथ हैं। लेकिन आनंद मिश्रा असम कैडर के आईपीएस प्राधिकारी रहे 2011 बैच के। बिहार आए क्योंकि मिट्टी की सेवा करनी थी और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना था। मातृभूमि तो भारत थी, लेकिन घर बक्सर। तो संकल्प है मन में। लेकिन जब आईपीएस बने, और आनंद मिश्रा की पहचान एक ऐसे आईपीएस के रूप में रही है, आपने बहुत कहानियां सुनी होगी
AK-56, AK-47, अब तक 56, अब तक 47, उन कहानियों से बहुत आगे हैं आनंद मिश्रा। कई लोग कहते हैं शतकवीर हैं, मतलब जाने माने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। और जब आईपीएस बने, वर्दी पहनी, तो उद्देश्य ये रहा कि मरना है या मारना है। लड़ किससे रहे थे? बिहार के लिच्चर और टूटपूंजी अपराधियों से नहीं, असम के उल्फा के उग्रवादियों से। जो उग्रवादी देश को टुकड़ा करना चाहते हैं, जो उग्रवादी देश में विभाजन चाहते हैं, आनंद मिश्रा ने वैसे उग्रवादियों को परास्त किया है। और आनंद मिश्रा जी, आप एक ऐसे बक्सर से आते हैं जहां की वीर गाथा भी बहुत है, और आप आईपीएस बन गए। फिर आपने आईपीएस की नौकरी भी जल्दी छोड़ दी, 2024 में लोकसभा चुनाव भी लड़ गए। पहले यह बताइए कि बचपन कैसे गुजरा, संक्षेप में जी। फिर आईपीएस बनने का संकल्प कहां से लिया, और फिर पहली गोली कब चला दी? जी, तो बहुत धन्यवाद। पहले तो आपसे बात करके अच्छा लग रहा है बहुत, है ना। और ये ऐसा है कि बचपन मेरे पिताजी हिंदुस्तान मोटर्स गांव से, यहीं से एम्बेसडर गाड़ी, हाँ एम्बेसडर गाड़ी, वहां क्या शान की गाड़ी होती थी। क्या बात है, सारे राजनेता जी जी तो वहां पे इंजीनियर थे। तो इस सिलसिले में मेरी पढ़ाई वहीं बिरला की एक स्कूल था, वहाँ फैक्ट्री का स्कूल था, वहाँ पे हुई। और सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से मेरा स्नातक हुआ, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। और आईपीएस बनने का सपना तो बचपन में ही देख लिया था। बचपन में ही? हाँ, ऐसा बचपन इसलिए कि एक तो देखिए जिस परिवार से हम लोग आते हैं, जिस समाज से आते हैं, आप देखिए यहाँ पे आईएएस आईपीएस यही चीज सब बिल्कुल, हर घर का लाल बत्ती, बिल्कुल हर एम्बेसडर पर लाल बत्ती लग जाए, इससे बड़ी बात तो कोई होती ही नहीं थी। यही बात मुझे याद है कि जब स्कूल में भी था, बाद में पिताजी एक बार एसपी ऑफिस गए थे किसी कारण से, और आके जब तारीफ के पुल बांधना शुरू किए थे कि अरे यार क्या बढ़िया, एक यंग लड़का था, एकदम काले एम्बेसडर से उतरता है लाल बत्ती वाले से, सब उसको सैल्यूट कर रहे हैं। एकदम ऐसा लगा कि एकदम भगवान विष्णु चल के जा रहे हैं, भगवान विष्णु चल के जा रहे हैं। तो ये जो था मतलब उनके कहने का, तो मुझे लगा कि पिताजी को इतना रिस्पेक्ट है अगर किसी चीज के लिए, तो मतलब ये जरूर कुछ बहुत बड़ा है। और उसके पहले भी मेरा था कि एक पुलिसिया एटीट्यूड तो था, लेकिन आईपीएस वाला चीज समझ नहीं आता था। पुलिसिया एटीट्यूड था, ये मेरा बचपन से। तो मैं तो इनफैक्ट आपको बताऊं, जब मैं इंटरव्यू में गया तो मुझसे इंटरव्यू में जाते ही पूछते, अच्छा टेल मी व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। हमसे पूछा, मैं कहा सर एक्चुअली मैं पहला चॉइस तो मेरा आईपीएस बनने का है। अच्छा, आई वांट टू बी एन आईपीएस। बोलता है तो तुम तो ऑलरेडी आईपीएस में हो। मैं कहा नहीं सर अभी तक तो नहीं हूँ, बट सब ठीक चला तो शायद हो जाऊंगा। अच्छा, तो वो जो बॉडी लैंग्वेज आपका होता है, मैं हेयर स्टाइल वैसा ही था, बिल्कुल आज भी वैसे ही है। हाँ वैसे ही है, हेयर स्टाइल वैसा ही है, शर्ट भी अभी तक मैं यूनिफॉर्म जैसा ही मोड़ के पहनता हूँ, और ये बचपन से पहनता हूँ। जो बचपन से भी लड़के मुझे बहुत सारे बोला, आईपीएस बनने के पहले किसी को एडमायर करते थे क्या आईपीएस के रूप में? केपीएस गिल या फिर? नॉट रियली, मतलब ऐसा नहीं। मेरा देखिए जिस परिवार से आते हैं, और एक बड़ी इसी मुद्दे पे बताऊं, हम बिहार के बच्चों में ना संकोच बहुत रहा है, बहुत। तो इसका मैं भी शिकार रहा हूं, जिसके चलते मेरा प्रोफेशनल हानि, पर्सनल हानि बहुत हुआ है। मैं ये आपको बताता हूँ इस संकोच से। तो ये संकोच के कारण मैं कभी किसी आईपीएस को अप्रोच ही नहीं कर पाया, दूर से ही निहारता रह गया, देखता रह गया। होता ना एक बार बात कर लिया। आजकल के बच्चे 8th 9th के बच्चे फोन लगा लेते हैं, सर आपसे मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल, इतना स्मार्ट होगा, अच्छा लगता है। तो इस तरह से मेरा आईपीएस बनने का जो जुनून उठा, कि बाहर तो जो था पर्सनल एक एप्टीट्यूड, और पिताजी से मुंह से जब सुन लिया तो लगा कि अरे भाई यही सही, सबसे सही, मुझे भी भगवान विष्णु का अवतार बन ही जाना है, पिताजी के सपनों को साकार कर देना। मतलब भाई सपनों वाली बात, भगवान तो नहीं बट वो बनने का। और उसके बाद वो जुनून ऐसा चढ़ा कि फिर उसके बाद फिर जब तक नहीं बनेंगे मतलब रुकेंगे नहीं वाला एटीट्यूड लेके। पहली कोशिश की दूसरी कोशिश? नहीं, तीसरी में। एक्चुअली मैं पहले क्या था कि पहले में मैं था वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस, जस्ट ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मेरा सिलेक्शन हो गया वहां पे। तो मैं उस सर्विस में गया, लेकिन सिविल सर्विस था, वहां पे मैंने मांगा था तो पुलिस सर्विस फर्स्ट चॉइस था, लेकिन जनरल कैटेगरी में सीट नहीं होने के कारण से मुझे नहीं अलॉट हुआ था। बट अच्छा ही हुआ, वो हो जाता ना तो वर्दी का सपना पूरा हो जाता, शायद मैं रुक जाता। तो भगवान ने अच्छा किया, नहीं किया। तो फाइनली आईपीएस आए, और जैसा आपने कहा पहली गोली, तो आईपीएस आने के बाद असम में घायल जब काडरा अलॉट हुआ, इसको मैंने काफी पहली गोली पर आते हैं। लेकिन जैसे ही आप आईपीएस बने होगे तो बतुहारी तो बहुत शुरू हो गई होगी। और बिहार में जी यदि दामाद आईएएस आईपीएस रेट लगना शुरू हो गया था। रेट लगना शुरू हो गया था? कितना लगा? मैक्सिमम रेट 33 करोड़ का आया था।
33 करोड़ रुपए आनंद मिश्रा को दहेज मिल रहा था। हाँ, वो मैक्सिमम रेट था। अच्छा, कोई अप्रोच किया था, बहुत बड़े व्यवसायी परिवार थे। हाँ, तो किसी ने अप्रोच किया था तो मुझे पता चला था कि 33 करोड़ का ऑफर है। अच्छा, तो तब मुझे बहुत ही खुद पे ना, मतलब क्या बताया जाए, शर्मिंदा महसूस हुआ यार, मतलब रेट लगा दिया गया। अच्छा, हाँ, कि मतलब वो भी, मतलब कितना लगाए, 33 लगाओ, 33,000 लगाओ, हाँ, लेकिन मतलब आप भी बिकाऊ है, तो वो कंसेप्ट मुझे हजम नहीं होता। अच्छा, तो फिर इसीलिए फिर शादी हुई जिनसे मेरी, वो जान पहचान की थी हमारी। हाँ, किस और साल की बात है जब 33 करोड़ रुपए आपको मिल रहे थे? ये 2011 के आसपास, 11-12। 33 करोड़ रुपए आपने, बहुत होता है मुझे, ये बहुत कुछ था उसमें, छोड़ा जाए। 1976 में जिन लोगों ने विप्रो में 1,000 रुपए लगाया था, आज 700 करोड़ रुपए के मालिक हैं। और 33 करोड़ रुपए आपके पास 2011 में होते तो फिर वो पता नहीं मल्टीप्लाई करते करते कहां तक चला जाता। इस लाइन में कभी दिमाग सोचा नहीं मेरा, पैसे के लाइन में, पैसे के लाइन में कभी नहीं, मेरा दिमाग पैसे के पीछे नहीं जाता, कभी नहीं गया। अच्छा, तो एनीवेज, तो उस तरह के और भी बहुत सारे ऑफर्स आ रहे थे। तब मैं कहीं ना कहीं, मैं बताऊं आपको, उस वक्त महसूस हुआ, मुझे पहली बार महसूस हुआ ना, यार ये मैं कहाँ पैदा हो गया हूँ। क्योंकि पिताजी माताजी मेरे ऐसे कभी नहीं किए, लेकिन कुछ रिलेटिव्स जरूर थे आसपास जो ऐसा गंद मचा के रखे थे। अच्छा, हाँ, कि भाई तुम ऐसा कैसे करोगे, तुम दहेज नहीं लोगे तो लोग सोचेगा लड़के में कुछ दोष है। सोचिए, ये भी हमारी सोच। अच्छा, ये बात भी। हाँ, हाँ। तो कह रहे, मैं कह यार ये गजब का सोच है, नहीं लेंगे, है दोष। बहुत सारी तस्वीरें दिखाई जाती होगी लड़कियों की। तस्वीरें तो नहीं मैंने देखा कभी। हाँ, क्योंकि मैं उसको बढ़ने ही नहीं दिया बात। अच्छा, बिल्कुल। तो मैं वही कट शॉट कर देता था पहले ही। तो इसलिए तो मैं, सच पूछिए ना, तो उस वक्त मैं शादी के लिए तैयार भी नहीं था कहीं ना कहीं। बट मैं कर लिया शादी का, नहीं यार ऐसे तो ये नहीं चलेगा, ये तो कर लिया सारी, मतलब खुद से कर लिया? नहीं, खुद नहीं कर रहा, पारिवारिक तरफ पे कर लिया। मतलब कि देन आई सेड कि नहीं, अगर शादी करनी है तो भाई हमारी पुरानी मित्र भी है, मैं जान पहचान है, तो ऐसा कोई लव अफेयर नहीं था। अच्छा, बट जान पहचान थे, अच्छा परिवार। मैं कहा करना है तो सिंपल परिवार है, हम जैसा परिवार है, तो भाई उसमें ही सिंपल से शादी हो जाएगी। तो पहले से कमिटेड थे कि तुमसे करना है? अब ऐसा बोलना ठीक नहीं है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। हाँ, बट हम जान पहचान थे, अच्छा वो परिवार बहुत अच्छा, बहुत संस्कारी परिवार है, और मैं बड़ा एडमायर करता हूं उनके परिवार को। और जो मेरी वाइफ है वो भी बहुत ही धार्मिक और हर तरह से एक मॉडर्न। तो आईपीएस बनने के बाद आपने कहा कि चलो अब तुमसे शादी कर ही लेते हैं? हाँ, तो इनफैक्ट वो मुझसे नहीं करना चाह रही थी। वो नहीं करना चाह रही थी? क्यों? हाँ, कि अब तुम आईपीएस बन गए। अच्छा, आईपीएस बन गए इसलिए। तो अच्छा, वो क्या करती है, हाउसवाइफ है या? नहीं, हाउसवाइफ नहीं है, उन्होंने फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है, तो अभी ट्रेडिशनल फैशन पे काम करती है। अच्छा, हाँ, तो वो चीज है। तब उन्होंने एमएससी न्यूट्रिशनल साइंसेस किया था, फिर फैशन डिजाइनिंग भी किया। तो वो जब मैं आईपीएस बन गया तो वो दुर्भाग्य लगी कि नहीं, अब तो तुमसे बिल्कुल नहीं करना शादी। हाँ, कौन करेगा जिसकी दोस्ती गोली से हो जाए, पिस्टल से हो जाए। मैं दया नायक से एक बार मिला था। अच्छा। उनकी माँ कहती थी, मैं परेशान हो जाता हूँ, रात को 2 बजे आता है, इसके कपड़े खून से सने होते हैं और मुझे धोना पड़ता है। तो आनंद मिश्रा की जिंदगी भी तो ऐसी ही हो गई होगी। बिल्कुल यही हो गया था कि मुझे याद है कि वाइफ का ही कहानी छोटा सा बताता हूँ कि मैं लंबा बहुत करीब 27-28 दिन में जंगल में था। 27-28 दिन? हाँ, लगातार एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। अच्छा। तो उस बीच में 7-8 इनकाउंटर, उसमें बहुत कुछ हुआ उसी दौरान। तो वो आने के बाद बताई कि कोई खबर नहीं मिलती थी कि मैं जिंदा भी हूँ कि नहीं। अच्छा। हुआ क्या, और जंगल थे गारो हिल्स के, तो उसमें आपका मोबाइल भी काम नहीं करता, सैटेलाइट फोन था लेकिन इतना लिमिटेड था कि उससे आप कॉल कर नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो वो रोज किसे पूछती थी सिपाहियों से कि सर का कुछ खबर है क्या। एसपी, तब मैं एडिशनल एसपी था, एसपी साहब से पूछती कि कुछ खबर, तो नहीं ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने कहा यही बात जो मुझे बाद में पता चला है कि मुझे पता था कि अगर कुछ गलत खबर होता ना तो वो पहले आ जाता। बिल्कुल। तो अगर गलत खबर नहीं आया तो मतलब कुछ हो ना हो, जिंदा हो। बिल्कुल, अप्रोच सही था। तो अब सोचिए, ऐसे में एक नई नवेली किसी की शादी हुई, वो आके रह रही है वहां पे, और उसका हस्बैंड जंगल में है, और उसको ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है, मर गया, क्या चल रहा है। गोलियों पता चलता था इनकाउंटर हुआ है या 3 लोग मारे गए, 5 लोग मारे गए। अब उसमें से भाई, शादी के कितने दिनों के बाद आपने पहला इनकाउंटर कर दिया था? एक्चुअली इनकाउंटर तो शादी के पहले ही हो गया। शादी के पहले ही हो गया था? अच्छा। तो वही पहले ही हो गया था शादी का। तो वो तो मैं जस्ट प्रोपेशन के बाद ही पहुंचा था। तो एक ऑपरेशन था तुरा में, तुरा शहर में। तो एक ग्रुप था एएनवीसी। अच्छा। हाँ, तो एएनवीसी ग्रुप था वहां पे, जो कि आचिक नेशनल वॉलंटियर कोर्स। तो तुरा शहर में एक बॉम्ब ब्लास्ट किया उन लोगों ने। तो मैं तब एएसपी था, 3 स्टार। तो हाँ, तो वहां पे था। तो एसपी साहब, फिर हम लोग सब गए साइट पे, पता चला वहां ब्लास्ट। तो एसपी साहब ने बताया कि तो खबर आई कि एक पहाड़ी पे एक जगह पे उन लोगों ने कैंप कर रखा है, उसके जो मेन बॉसेस हैं वहां बैठे हुए हैं, और वो बड़ा प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जो ब्लास्ट नहीं था, वो शायद गलती से गिरा हुआ ग्रेनेड था जो फूट गया। तो अब वहां पे हम लोगों को उनको प्रिएम्प्टिव करना था।
तो मुझे भी इस टीम में भेजा गया। कड़े और एडिशनल एसपी थे जिन्होंने टीम लीड किया। मैं एक कट ऑफ का पार्ट था, मैं एक छोटा पार्ट था कि भागेंगे तो आप यहाँ रोकना पकड़ना। बिल्कुल। तो अब एक पहाड़ी हम जब चढ़ रहे हैं वहां से, तो रात का वक्त था, तो उस वक्त ही मुझे ग्रेनेड्स वगैरह, एक गोली भी लग के छूट के गई। तो उस टाइम ही फर्स्ट टाइम था, तो हम जब चढ़ रहे थे तो एकदम ऊपर, एंड सडनली वो लोग को पता चला कि वहां से टीम आ रही है, तो इस तरफ ही भागे, हमारी तरफ, आपकी तरफ भागे। हाँ, तो हम इसके पहले पहुंच पाते, वो हम तक पहुंच गए। अच्छा। और पहुंचते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गया। तो वो पहली बार था, तो मैंने तब कमांडोज को देखा किस तरह से छुपते हुए। अच्छा, कमांडोज को आपने देखा? मैं देखा कि ये लड़के गए कहाँ, और मेरा एक था प्रॉब्लम है, कुछ भी था, लड़के भी मुझे इसके लिए, मैं आगे चलता था। बिहारी है ना? हाँ, मैं आगे चलता था, मैं पीछे नहीं चलता था कि तुम आगे जाओ हम पीछे आएंगे। मैं नंबर 1 पे चलूंगा, मतलब लीडरशिप। हाँ बिल्कुल, मैं ये नंबर 1, मैं मरूंगा तो मैं पहले मरूंगा। मैं अपने लड़कों की लाश नहीं ले जा सकता, अपने लड़कों की लाश मैं नहीं ले जा सकता। तुम मेरी लाश ले जाओ, मुझे मंजूर, मैं तुम्हारी लाश नहीं उठाऊंगा, मैं तुम्हारी लाश नहीं उठाऊंगा। तो इसलिए मैं आगे चलता था। तो जब हुआ, तो उसके बाद वो तो स्कफल हुआ, पास हुआ, तो उस इनकाउंटर में 4 लोग एक ही इनकाउंटर मारे गए, पहले फर्स्ट इनकाउंटर में। तो वो तो मतलब अब ऐसा सिचुएशन था कि पहली बार जब आपके हाथों से खून हुआ, इनकाउंटर हुआ, अब पूरा मैं लथपथ था, ये उग्रवादी मारे गए, आपके मन में क्या आया? नहीं, सच बताऊं तो एक गुस्सा था जी, मुझे कोई अफसोस नहीं था। अफसोस नहीं, क्योंकि पहला गोली उन लोगों ने चलाया था जी, हाँ, मुझे मारने के लिए चलाया था ना, हमारी टीम पे मारने के लिए। बिल्कुल। तो अगर हम नहीं मारते तो सारे मर जाते हैं, सारे मर जाते। तो हमारे लिए मजबूरी भी था, और वो मिलिटेंट्स थे, हाईली लैश थे, ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ सब कुछ। तो फाइनली हम लोगों ने उनका पूरा, उस इनकाउंटर के बाद एएनवीसी खत्म हो गया। वो एक ग्रुप था, अच्छा, उसको हमने खत्म कर दिया। उनके मेन बहुत सारे बंदे थे, और उसके बाद वो जो सिलसिला शुरू हुआ, तो उसके बाद रोज दिन में सैकड़ों, मतलब 7-8 इनकाउंटर्स हो रहे हैं, यहाँ वहाँ हर जगह हो रहा है। और मेरी एक टीम थी, 15 लड़कों की टीम थी, SWAT कमांडोज थे मेरे साथ, मैं 16वां कमांडो। अच्छा, 16 लोगों की टीम, जंगल घूमते रहते थे, जंगल पूरा। जब मैं लास्ट में कैसा हो गया, मैं जब ये था ना एसपी था, एक छोटी घटना बताऊं, मैं इतना कभी किसी के सामने बोला नहीं, बिल्कुल जी, कि एसपी था बागमारा, साउथ गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट का एसपी था। तो वहां पे जब मैं जाता था, तो होता है, सब लोग पहले कहते हैं उसको ना आरओपी कहते हैं, जो रोड ओपनिंग या रूट ओपनिंग पेट्रोल होता है, जो पहले रूट को ओपन करते हैं, कोई एम्बुश न लगा हुआ, वहां हर हफ्ते उड़ा दिए जाते थे पुलिस की गाड़ियां। तो ओपनिंग होता था, फिर जाते थे। तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब ऑपरेशंस जब करे, तो लास्ट में मैं फिर बिंदास घूमना शुरू किया वहां। अच्छा। तो मेरे आईजी साहब थे तो वो मुझे डांटे कि तुम ज्यादा हीरो बनते हो, तुमको पता है तुम अपना आरोपी बिना किए, मतलब रोड ओपनिंग किए बिना तुम निकलते हो, तुम एसओपी नहीं फॉलो कर रहे हो, ये नहीं वो नहीं। तो मैं जमीन पे, मुझे पता है, तो मैंने बोला सर आजकल आरोपी हम लोग नहीं, आजकल वो अपना आरोपी करते हैं। अच्छा, वो ये लोग कहीं तो नहीं आ रहे हैं। हाँ, वो निकलने से पहले अपना रास्ता क्लियर करते हैं कि कहीं पुलिस रास्ते में तो नहीं खड़ी है। अच्छा। तो अभी हम लोगों ने पासा पलट दिया है, अब हम ऊपर है, वो ऊपर नहीं है। तो इसलिए लकीर वो नहीं खींचते, लकीर बिहारी खींचते, बिल्कुल हम लोग खींचते हैं। तो वो भी कहते हैं ये क्या पागलपन है। बोले सर जिस लड़ाई में आपने हमको डाला है, यहाँ पागलपन और जुनून की जरूरत है। यहाँ ना आपके टैक्टिक्स से, आपके कागज से, आपके डॉक्यूमेंट से यहाँ मिलिटेंसी खत्म नहीं होगा, ट्रेडिशनल पुलिसिंग नहीं चलेगी। और अगर आपको ये करना है तो पॉलिसी लेवल पे आप लोग करिए, आप तो करते नहीं है। देखिए ज्यादातर मिलिटेंसी हमारे देश में पॉलिसी फॉल्ट से होते हैं। ये सिपाही मरते हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कोई दूर बैठा हुआ कोई नेता होता है, कोई ब्यूरोक्रेट होता है। तो वो चीज मुझे भी तब भी ज्ञात था, बाद में भी ज्ञात हुआ, है ना। तो कभी कईयों को मैंने ये हुआ, सरेंडर्स भी बहुत हुए मेरे टाइम में। अच्छा। तो जब सरेंडर हुए तो बाद में देखते हैं सरेंडर तो नेता बनने लगा, सरेंडर जो हुआ वो तो नेता बन रहा भाई। तो हमें लगा ये गजब सही है, ये तो मतलब तुम मिलिटेंट थे, सबको डराते थे, उसके बाद तुम उनके मसीहा बन जाते हो, उसे हम माला पहनाए और माला पहने और हम जाके उसको सलामी करें। ये क्या चल रहा है भाई। हाँ, तो ये सब चीजें जब बाद में समझ में आई, तो कभी कभी ये भी लगता है आपके दुश्मन बहुत हो गए होंगे, नहीं आपके महकमे में भी हो गए होंगे। हाँ, महकमा दुश्मन कोई नहीं है, मैं बोलूं। देखिए जो भी अनफॉर्चुनेटली हमारे इनकाउंटर्स में मारा गया, वो हर आदमी गलत आदमी था, गलत जो भी मारा गया, तो उसको भी पता, उसके परिवार को भी पता है कि हमने कभी किसी निर्दोष को जान से कभी नहीं मारा है। मेरी गोली से आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा। जिसका मुझे पूरा यकीन है। तो आनंद मिश्रा को AK-47 पसंद आया कि पिस्टल पसंद आया? भरोसा किस पर? नहीं, मैं AK-47 पे जाता। AK-47 में भरोसा था। तो मेरे पास मेरा पर्सनल वेपन था AK-47, 2 ग्लॉक पिस्टल और 2 ग्रेनेड। अच्छा। ये मैं लगा, 2 ग्रेनेड भी? 2 ग्रेनेड में लगा घूमता था, एक चाकू रखता था। जहाँ चाकू भी रखते थे? तो ये पूरा मैं एक फुल लैस रहता था। अच्छा। एक मेरा AK होता था, एक साइड ग्लॉक होता था, एक मेरे इधर ग्लॉक होता था, 2 पिस्टल्स होते थे, एक चाकू होता दोनों हाथ से गोलियां चला लेते थे? मतलब जरूरत ऐसा पड़ा नहीं कभी। हाँ, लेकिन जरूरत पड़े तो चलाते, लेकिन वैसा ट्रेनिंग था ही। अच्छा। वो जरूर करते। तो वो टाइम ऐसा था कि जरूर कि ये मैं कहूंगा कि अपनी जवानी को मैंने
जो कहते हैं ना कि सही में एक शाहाबाद में जो बिल्कुल। शाहाबाद की जो खून होती वीर है, कुंवर सिंह की धरती। हाँ, तो जी। उस चीज को मैंने जिया है। और मैं बताऊं ऐसा वहां पे एक बात उठ गया था जी। एक बार कि एक जन ने सरेंडर किया, एक वहां का रकम डी शीरा बोल के था, तो वो था वहां का फाइनेंस सेक्रेटरी, उनका भी अपना बनता था। तो जब सरेंडर किया तो मुझसे बोलता है कि सर आप बुरा ना माने, थोड़ा हमको दिखाइए ना। मैं बोला क्या देख रहा है? बस सर वो आपने जो पहना है। मैंने कहा क्या पहना? जनेऊ पहना है, और क्या पहना है? हाँ, और क्या पहना है? जनेऊ पहना है, हाँ, तो और क्या? नहीं सर वो आपने जो ताबीज पहना है। अच्छा, कौन सा ताबीज? तो उन लोगों के मिलिटेंट्स के बीच में एक बात फैल गई थी कि मैंने कोई ताबीज पहना है जिसके चलते मुझे गोली नहीं लगती। अच्छा, हाँ, उस जनेऊ को वो ताबीज समझते थे। हाँ, तो जनेऊ नहीं, वो सोचते थे कुछ ताबीज होगा। बिल्कुल। क्योंकि क्या होता था जब भी कहीं फायरिंग होता था तो आई ऑलवेज यूज्ड टू ट्विस्ट एंड रन। मतलब होता ना कि छुप के दौड़, झुक के पेड़ के पीछे, वो सब गोली नहीं, सीधे से तो ये गोली चलाओगा मैं 30 मारूंगा। अच्छा, तो उस लेवल पे जब दौड़ा के आप करते हैं तब मिलिटेंसी कंट्रोल होता है। उनको सीरियसनेस पता चलता है कि यार ये बंदा ना यहाँ टाइम पास नहीं कर रहा है। मैं बोला उसको कई बार, भाई साहब बिहार से आया हूँ यहाँ पे, मैं टाइम पास करने नहीं आया, तुम्हारे संग यहाँ खेल लुका छुपी खेल करने नहीं आया, ये मेरे देश का एक कोना है, ठंडा करके जाऊंगा तुम लोग को। और ये ना ठीक हुआ तो मेरे बिहारी लोग यहाँ थे, कई बिहारियों को मार दिया इन लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। कितने बिहारी हमारे ऑफिसर्स, आर.के. सिंह वगैरह ऑफिसर थे जो कि रविकांत सिंह हमारे बक्सर के थे, जिनको वहां पे एम्बुश में उड़ा दिया। तो वो तो एक रहता ही अंदर कि हमारे कितने बिहारी लोग। अच्छा ये बताइए, बिहार वाला जाकर असम को ठंडा कर देता है, लेकिन बिहार में बिहार के लोग ठंडा और बिहार के आईपीएस ठंडा नहीं कर पाते क्या? और बिहार में मैंने कहा यहाँ तो लिच्चर किस्म के अपराधी हैं, वो उतने शक्तिशाली है भी नहीं, वो उस तरीके के भी नहीं है, क्यों नहीं हो पाता? नहीं हो पाता, देखिए 3-4 कारण है। नंबर 1 मुझे लगता है जो ऑफिसर है कंसर्न, सबसे पहले आपको अपना पर्सनल स्वार्थ त्यागना होगा। कि ना मुझे पैसे चाहिए, ना मुझे पोस्टिंग ट्रांसफर का डर लगता है, ना मरने से डर लगता है। वर्दी पहनने वाला आदमी अगर मरने से डरता है तो मुझे लगता है कि उसको वर्दी उतार देना चाहिए, वर्दी का लायक नहीं है। दूसरा, आप सिविल सर्विस IAS IPS बन के अगर आप ट्रांसफर से डरते ना बॉस, बिलीव मी यू आर इन द रॉन्ग जॉब, आप गलत जगह पे है ना। ये स्पाइन्स लेके खड़े हुए हैं। आज लोग कहते हैं ना कि आप 33 साल की सर्विस में हर साल आपका स्पाइन टूटता है, जब पूरा स्पाइनलेस हो जाते हैं तब आप जाके क्रीम पर, दिस इज नॉनसेंस। ये IAS IPS का जो सरदार पटेल ने जो सोचा था, ये नहीं सोचा, आयरन जो स्टील फ्रेम का बात किया था, इस स्टील फ्रेम ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज की कमी बिहार के बहुत जगहों पे, असम में, मेघालय में भी। नहीं, मैं बिहार की बात करता हूँ। बिहार तो आप देखिए पिछले 2 वर्षों से मैं लगातार देख रहा हूँ। मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ कि बिहार में जो एसपी है ना, वो घर घुसबा और घर डुकबा हो गए, वो निकलते ही नहीं। जिसकी बात आप कर रहे थे कि आप मरने से डर गए, आप मारने से डर गए, तब तो फिर कैसे कंट्रोल नहीं होगा? और बिहार में वैसे अपराधी बिहार को डरा रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं, जिनकी कोई ताकत नहीं। एग्जैक्टली। मैं आपको क्लैरिटी करता हूँ। मैं जब एसपी था ना वहां पे, लास्ट लखीमपुर में एसपी था, तो वहां पे कुछ लोगों ने गंद मचा रखा था पूरा इसका, वहां पे व्यापार गलत, स्मगलर्स, हर तरह का गलत वो सब में व्यापार मचा गया। तो वहां पे एक सब इंस्पेक्टर को भी मार दिया गया, मर गई, जैसा भी जो भी हुआ, अनफॉर्चुनेट था। तो वो सब बहुत कुछ वहां तांडव शुरू हुआ, तो मुझे एज एसपी वहां पोस्ट किया गया। तो मैं जब गया तो मेरे साथ तो इमेज भी जाता है, उनको पता है भाई क्लियर आदमी है कोई कि बात नहीं करता, ये काम करता है। तो पूछा, मीडिया ने मुझे वहां से पूछा कि भाई साहब आप आ गए, क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो मैंने उनको यही बोला कि देखो बॉस, हमारे डीजी साहब ने 3 महीने का टाइम दिया है इनको, मैंने अपनी टीम को 3 दिन का टाइम दिया है। डीजी साहब ने 3 महीने का टाइम दिया, आपने अपनी टीम को 3 दिन का टाइम दिया है, और उसी टीम को जो पहले से वहां थी। हाँ, उसी टीम, उसी टीम नहीं, बाहर से कहां से, वहीं के लड़के हैं। अच्छा, तो मैं वहां पे अब कमांडर था, तो मैंने कहा 3 दिन का वक्त, या तो पैरों पे आए ना तुम कंधे पे लाएंगे, पैरों पर आए नहीं तो कंधे पर लाएंगे और लाएंगे। और ये चीज जो सुने, उनको भी पता था इस बंदे ने पहले किया हुआ है, बिल्कुल ये नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, कर चुका हूं तब बोल रहा हूँ। और ये क्लैरिटी के साथ मैं उतरा, पूरी टीम उतार दिया, अपना सब खोज के निकालो, जिस बिल में घुसे हो इनको बर्बाद कर देंगे अगर तुम लोगों ने हमारी जगह के लिए। बिलीव में भाई साहब, दूसरे दिन में जितना लिस्ट था उसे 3 लोग बढ़ के आके सरेंडर किए। अच्छा, लाइन लग गया था वहां पे थाने पे, आप खोजेंगे मिल भी जाएगा। अच्छा, लाइन लगा के सरेंडर किया इन लोगों ने कि वो क्लैरिटी। मैंने पूछा कुछ एक्स्ट्रा लोगों से जो लिस्ट में नहीं थे, भाई तू कहां से आया, तेरे तो लिस्ट में नाम नहीं। वो तो सर नया शुरू किया था, कोई ना कोई तो नाम बोल ही देता, हम सोचे पहले ही आ जाते हैं। तो ये कब होता है? ये आप तब अचीव करते हैं जब आप अपने चीज क्लियर है। मैं नहीं था कि मैं आया हूं मुझे ट्रांसफर कर देगा, तो नया आया हूं, अगर मेरा को ट्रांसफर, या मैं आके सेटिंग तो कर नहीं रहा हूं कि मेरा इतना पैसा कहां से आएगा, उतना मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे, मुझे कोई ट्रांसफर पोस्टिंग से मतलब नहीं है, कोई मुझे मार देगा इसका डर नहीं है। जब ये चीज आप जब लेके निकलते, वो सब वर्दी पहने हैं, जब यूनिफॉर्म पहने हैं, तो आपको पता नहीं शिव का रूप लेके उतरे हैं आप, शिव का रूप। बिल्कुल, आपको लेफ्ट राइट नहीं सोचना, तांडव करना तांडव करेंगे, मेडिटेशन करना मेडिटेशन करेंगे, जिस रूप में चाहिए वो कर सकते हैं।
ये जब उतरेगा ना यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना ना, बिलीव मी, सुनने में लोगों को लगेगा ज्यादा, मैं खुद किया हूं इसलिए बोल रहा हूँ, 3 दिन लगता है अपने जिले को ठाणे। अच्छा, यदि आपको मौका मिल जाए तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर 3 दिनों में आप ठीक कर देंगे? 3 दिन में, देखिए अब बिहार की बात है तो मैं इसके लिए 3 महीना बोलूंगा। 3 महीना बोले? 3 महीना बोलूंगा। 3 महीना में देखिए उसमें ट्रेनिंग है लोगों की, क्योंकि अब एक मानसिकता से भी तो निकालना है। बिल्कुल। और मैं एसपी तो हूं नहीं। हाँ, तो जैसे भी, तो उसमें क्या है, यदि बिहार के होम मिनिस्टर आप बन गए तो? अब ये तो देखिए हाइपोथेटिकल नहीं जाते, लेकिन जो भी बने मैं उनको सजेशंस को जरूर दूंगा। बिल्कुल। कि किस तरह से हमारे एसएचओ लेवल को ठीक करना है, किस तरह से सुपरविजन लेवल्स पे जो हमारे मिडिल रैंकिंग डीएसपी हैं, एसपी हैं, उनको ठीक करना है, जो उसके बेस डीआईजी से एडीजी तक है उनका क्या, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और बाकी मैजिस्ट्रियल फंक्शंस, डीएम का क्या रोल होना चाहिए, इन सब पे करना है। और इसके साथ साथ आपको पुलिस की बेहतरी के लिए भी काम करना है। अगर हम कहते हैं कि तुम अच्छे से काम करो तो तुम्हारी जीवन का अगर कुछ हो गया तो परिवार का जिम्मेदारी लेने को तैयार हो बिल्कुल, जाए। भाई हम तुम्हारे लिए 2 करोड़ का इंश्योरेंस है, अगर कुछ हुआ ऑन ड्यूटी 2 करोड़ रुपया परिवार को मिलेगा, है ना, सीधा। दूसरी बात हो गई कि आप भी इंसान हैं, आपको स्ट्रेस आउट नहीं कर सकते, बर्न आउट नहीं कर सकते, हफ्ते में एक दिन आपको छुट्टी का हम क्यों नहीं करा सकते? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्सेस है और लोगों को ये चीज बताना हमारे पुलिस में कि रिस्पेक्ट योरसेल्फ, खुद को आप इज्जत देना सीखिए। अगर खुद को इज्जत नहीं देते आपको कोई नहीं। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बताऊं, किसी के साथ देखा, मैं एक पीएसओ घूम रहा था और वो सिविलियन आदमी थे, उनके साथ जो पीएसओ घूम रहा था ना, उसी के पे चौड़ दिखा रहे थे अपना कि हम बड़े आदमी हैं। मतलब होता है ना, आप पीएसओ है साथ में, बिल्कुल, और उसी पीएसओ से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, जिसके चलते उसकी इज्जत है। उससे सब्जी का थैला धुलवाएंगे, ये करेंगे। बिल्कुल। ये सब चीजें जब ठीक हो जाएंगी, जब सिपाही पुलिस को पता चल जाएगा कि अशोक स्तंभ जो उसके सर पे चमक रहा है और उसकी गरिमा मेंटेन करना, उसको इस बात को जिस दिन वो समझ गया ना, बिलीव मी, वो पुलिस कहीं की हो, किसी कहीं की फौज हो, उससे बेहतर। अच्छा, 3 महीने का वक्त आप लेंगे तो आप ये देखिए 3 महीने में भी तय करेंगे कि 72 घंटे में मुझे ये करना है, 72 घंटे में मुझे ये करना है। पहला काम क्या करेंगे? ये पहला काम जो हम करेंगे कि सीधा सीधा देखिए पर्सनल जिम्मेदारियां लगा देंगे पहले, है ना, कि अगर जिसके जुरिस्डिक्शन में कुछ हुआ आप उसके लिए जिम्मेदार हो, और जिम्मेदार हो, आपका ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, आपको भी अरेस्ट किया जाएगा। और जो बिहार के मोस्ट वांटेड होंगे, कौन मोस्ट वांटेड होंगे, तो मोस्ट वांटेड होंगे, उनको लाया जाएगा, चाहे पैरों पे या कंधे पे, पैरों पर या कंधे पे, जैसे आ जाएंगे। आना है, पैरों पे आइए, कंधे पे आइए, पैरों पर आइए। एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। मेरा मानना, मैं एक जिले में पोस्टेड हूं, तो वहां का अगर कोई गुंडा है तो वो मुझसे बड़ा गुंडा नहीं हो सकता, मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं हो सकता जी। हाँ, तो कोई भी यहाँ पे दूसरा गुंडागर्दी अलाउड नहीं है ना, मतलब गलत, बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं करेंगे हम लोग। कहने का मतलब है कि अगर आप वायलेंस, और हमसे कोई कहता है एक बार एक लॉ एंड ऑर्डर इशू में हमको आके बोलता है सर ये ऐसा करेंगे ना तो वायलेंस हो जाएगा, तुम हमसे ज्यादा ट्रेनिंग लियो वायलेंस का, हम ट्रेंड है वायलेंस करने के लिए, हम कर देंगे तो संभाल नहीं पाओगे। बिल्कुल। हाँ, तो ये अपनी चीज को अपने जेब में रखो और डोंट ट्राई टू स्केयर मी। अच्छा, ओके, ये जब जज्बा लेके उतरते हैं, हिम्मत, या पुलिस वाले पिट जा रहे हैं, आपको पता है, आप उठाइए रिकॉर्ड्स, बिहार की पुलिस सबसे ज्यादा पिटती है रिकॉर्ड्स में, देश में सबसे ज्यादा पिटने वाली पुलिस बिहार की पुलिस। बिल्कुल। तो ये क्यों हो रहा है? आपके कमांडर्स कर क्या रहे हैं? आपने अपने लोगों को ऐसा क्या चूड़ी पहना दिया है? बंदूक क्या पीठ खुजाने के लिए दिया है ना? वो लाठी क्यों लेके घूम रहे हैं? गाय हटाने के लिए दिया हुआ है? तो या तो आप उसको यूज करने दीजिए या तो हटा लीजिए। लेकिन बिहार में तो एक है ना, जाति देखकर एसपी बनेगा, जाति देखकर थानेदार बनेगा। तो देखिए, अगर जन सुराज की बात की, फिर अगर जन सुराज से होता तो ये बंद हो जाएगा। जन सुराज आपकी मेरिट से होगा जो होगा। आप में मेरिट है तो आप जगह पे संभालिए, कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आप लाइंस में जाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखिए, आपको फील्ड में आने की जरूरत नहीं। अच्छा, 33 करोड़ रुपए आपको दहेज का ऑफर मिला था। कभी ये जब आईपीएस की वर्दी आप पहने हुए थे तो सबसे बड़ा ऑफर कितना मिला? किया किसी ने हिम्मत ही नहीं की? नहीं, किसी ने हिम्मत नहीं किया, किसी ने हिम्मत नहीं की। एक भाई साहब ने की थी, वो बहुत पिटे थे। अच्छा, बहुत पिटे थे। रूम बंद करके मैंने बहुत मारा था। उसके लिए बाद में किसी बड़े आदमी ने मेरे पास उसको भेजा था बोल के, मुझे बताया नहीं था। अच्छा, दूसरी बार फिर किसी को भेजा कि भाई कुछ देने नहीं आए सर, कुछ ऐसा, लेकिन मुझे पहले बोल दिया गया वो जाएगा, लेकिन उससे मारपीट मत करना। मारपीट मत करना। अच्छा, आप मानते हैं ना कि बिहार में शराबबंदी के कारण अपराध कम हुआ है? कम हुआ है, बढ़ गया है। आपने क्रिमिनल्स क्रिएट कर दिए ज्यादा, सिंडिकेट है और क्रिमिनल्स क्रिएट हो गए। पहले देखिए अब क्या हो गया शराबबंदी के कारण से, कि जो लोग सिंपल, जो यंगस्टर्स हैं, लड़के हैं, मैं बुलाया बक्सर में, बताता हूँ, मैं कुछ लोगों को इनवाइट बोला कि भैया लड़कों को बुलाओ, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। तो पता चलना भैया हम तनी बिजी बानी। तो कहाँ बिजी? तो लड़कों ने बताया भैया उस शाम का टाइम में गंगा पार वो लोग काम कर रहे हैं, 2-2 बोतल पार कराएंगे, 2-2 हजार रुपया कमाएंगे। वो कहाँ छोड़ के आपसे मिलने आएंगे? कहाँ वो बक्सर की डेवलपमेंट और बिहार के डेवलपमेंट की बात समझते हैं? वो तो देख रहे हैं अरे इतना फंडा, एक रोज का 2,000 रुपया कमा रहे, कौन जाएगा? महीना 60,000 रुपया कमा रहे, नौकरी क्यों चाहिए हमको, बिजनेस क्यों करना है? तो आपने तो क्रिमिनल्स बना दिए। यस, आप तो उसका पूरा सिंडिकेट क्रिएट कर दे रहे हैं, और जब पकड़े भी जा रहे हैं तो माफिया नहीं पकड़े जा रहे हैं,
वो गाड़ी का ड्राइवर पकड़ा जा रहा है, खलासी पकड़ा जा रहा है, बच्चे पकड़े जा रहे हैं, युवा पकड़े जा रहे हैं, गरीब लोग पकड़े जा रहे हैं। 12 लाख से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आर्थिक साम्राज्य पर चोट नहीं लग रही है? कुछ नहीं। अच्छा, नहीं, आई मीन टू से आर्थिक साम्राज्य तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, नहीं, जो शराब सिंडिकेट का आर्थिक साम्राज्य क्रिएट हो गया। हाँ बिल्कुल, वो क्रिएट, और वहीं से आप क्राइम भी फंडिंग होता है। बिल्कुल, वहां से क्राइम भी फंडिंग होता है। मुंबई अंडरवर्ल्ड क्या इतिहास यही है ना, यही रहा। यही हम आप समझिए। और भी देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, मैं देखा है यंगस्टर्स को, लड़कों को ऐसे से फर्जी दुटकिए टाइप के, वो जो गुंडे मवाली टाइप के जो ना अपने हीरो बन के घूमते हैं, लोग उनके फॉलोअर्स हैं। आई एम सरप्राइज। अभी आप कह रहे थे ना जी, किसी के बारे में आप कह रहे थे कि भाई वो कट्टा लेके घूम रहा है तो उसके पीछे उसके फॉलो जय जयकार कर रहे हैं। मैं उस दिन आपको बताऊं, देखिए उस दिन मैं, बहुत लोग बुरा भी मानेंगे इस बात को, मैं बताता हूं। मेरे एक बार असम से मित्र आया है, वो बोलता है भाग क्या आया, बोलता है क्या हो गया भाई तुम क्या, बोलता अरे सर वहां पे ना ये डकैत आ गए। डकैत आ गया मतलब, बोलता है एक बोलेरो से सब सफेद सफेद कपड़ा लेके सब बंदूक लेके उतरे, मुझे लगा फायरिंग होगा तो हम भाग आए वहां से। अच्छा, सोचिए, मतलब कि वो नॉर्मल लोग होंगे, यहाँ तो बिहार में सब बंदूक भाजने का तो सबको शौक है, दिखाने का। बिल्कुल। तो ये क्या कल्चर है? मैं मानता हूँ और मैं अपील करता हूँ सरकार से कि अगर आप लाइसेंस देते हैं, अगर आप लोगों को बंदूक लेके घूमने का, तो अपने पुलिस वाले का थाना बंद कर दीजिए। अच्छा, थाना बंद कर दीजिए। अगर आपके लोगों को खुद बंदूक से अपनी हिफाजत करनी पड़ती है तो प्लीज क्लोज द पुलिस स्टेशन, बंद कर दीजिए पुलिस स्टेशन। आपको कोई जरूरत नहीं थाना लगाने को, हर आदमी को बंदूक दे दीजिए कि जाओ लड़ झगड़ के अपना सल्टा लो, अपने में संभाल लो। ये क्या है? ये चीज का, ये बंदूक रखने का टेंडेंसी जो है, ये लोगों को लगता है स्टेटस सिंबल है, बंदूक लेके घूमे तो अरे भैया फूहड़पन है, घिन आती है देख के। एक मतलब किसी के हाथ में बंदूक जो कि वर्दीधारी नहीं है, या तो आप लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी मिली है, वर्दी मिला, बंदूक मिला है, बिल्कुल वो वैसा ही है जैसा हनुमान के हाथ में गदा है। अब वही चीज आप दैत्य के हाथ में। माफिया को जो राजनेता बन गया उसे कभी आपने सैल्यूट मारी कि नहीं मारी? सच पूछे, नहीं मारा। मैं ऐसे ज्यादा लोगों को नहीं जानता, बस 2 लोगों को जानता हूँ। एक बार मेरे आईजी भी थे वहां, हाँ, वो उन्होंने एकदम जय हिंद सर उनको किए, मैं गया वहां से, तो मैं को ऐसे किया, मैं नमस्कार, तो वही किया। तो अच्छा, यू डिडंट सैल्यूट? सैल्यूट नहीं किया, बस सर कर दिया जितना करना था कर दिया। बिहार के नेताओं को जो माफिया देखते हैं, मन में क्या आता है? बहुत दुख होता है। और ये जो माफिया है ना, मैं बताऊं, उनको भी ये समझदारी होनी चाहिए। आप माफिया, आपका बेटा भी माफिया हो, जरूरी नहीं हो। तो जो गंदगी आप क्रिएट कर रहे हैं ना, वो भुगतेगा आपका बच्चा। अच्छा, और भुगतेगा आपका आने वाला जनरेशन। तो जिस समाज में आपने घर आलीशान बना लिया, लेकिन रास्तों पे अगर यही लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, तो आपको नहीं पता किस दिन आपकी बहू, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बच्ची, आपका बेटा उसका शिकार हो जाए, है ना। तो इस बात को समझना चाहिए कि जो हम लोग गड्ढा बना रहे हैं, जो सो कॉल्ड माफिया और बड़े लोग समझते हैं कि यार हमारा कुछ नहीं होगा, तो उनके लिए भी वो अपने बच्चों के लिए गलत एक चीज क्रिएट करके दे जा रहे हैं। तो इसीलिए उनको चाहिए कि अगर बिहार के लिए सच में करना है, आप अच्छा कर सके ना सके, ये गंदगी फैलाना बंद करिए। बिहार को, अब सोचिए आईपीएस अधिकारी ने वो सीरीज बनाया ना कि आइए ना हमारा बिहार में गोली मारेंगे कपार में। क्या है ये? क्या इमेज क्या बना रहे हैं? क्या बिहार की इमेज क्या बना रहे हैं? तो आप सोचिए, और ये दिखा कि आप चाह रहे हैं कि आप, मतलब है ना कि बिहार को, और एक ऐसा अपराधी जिसे एक अनुमंडल और जिला से लोग ज्यादा जानते भी नहीं थे। मुझे जब कहते थे लोग कि इस पर कहानियां सुनाओ, मैं कहता था क्या सुनाए इसके बारे में, इतना बड़ा तो था ही नहीं। इतना तो अपने चमकने में उसको चमका दिए जी, तो ये 2 टके के अपराधी। बिल्कुल। तो देखिए, अब तो आप राजनीति में आ गए, कुछ राजनीति की बातें भी कर लेते हैं। आपने फैसला कर लिया कि हम आईपीएस की नौकरी छोड़ेंगे, बक्सर से चुनाव लड़ेंगे। लोग कहते हैं हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, वे आपको बहुत मानते थे और उनका ही भरोसा था कि वे आपको टिकट दिलाएंगे, लेकिन वे टिकट दिला नहीं पाए। और जब वे बक्सर में आए चुनाव प्रचार करने, आप निर्दलीय लड़ रहे थे, तो आपके बारे में कुछ कह भी गए। इसके बाद जब चुनाव में आप परास्त हुए, प्रशांत किशोर पहले से लगे ही थे, तो आपने प्रशांत किशोर का रास्ता चुन लिया। क्योंकि क्या आपको लगता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार अब प्रासंगिक नहीं रह गए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब बिहार में प्रासंगिक कोई भी दल नहीं रह गया अब, क्योंकि अब देखिए आपस में पहले तो मर कट रहे हैं, लोगों को पोलराइज कर रहे हैं, है ना। और नैरेटिव सी, आप पॉलिटिक्स का नैरेटिव देखिए बिहार में, तो आप जाति का नैरेटिव है ना, और आपसी मतभेद का नैरेटिव है। कोई स्वास्थ्य, शिक्षा, ना उसको एम्पावरमेंट की बात नहीं करता है। यहाँ फ्री में आपको सिखाया जा रहा, फ्री में ये करा देंगे। आपको इतना मजबूत बनाने की कोई बात नहीं कर रहा है कि आपको इसको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आप 5 किलो क्यों, 500 किलो चावल उगा सको,
जी। हाँ, इसकी काबिलियत डेवलप कर दो। आप क्यों किसी को आप गरीबी भत्ता देंगे भाई, उसको इतना सक्षम बना दो कि वो खुद कमा ले उससे ज्यादा पैसे। तो इन सब चीजों पे किसी का चर्चा ही नहीं है, इसीलिए अप्रासंगिक हो गए हैं। आप राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं तो बिहार में आप ये सब छोड़िए, आज बताइए बिहार से एक नेता जिसको आप कह सके नेशनल लीडर है, एक नहीं दिखेगा आपको। आपको बिहार का भी एक नेता नहीं मिलेगा, आपको एक जात का नेता मिलेगा, एक क्षेत्र एक प्रांत का नेता मिलेगा। बिहार का भी आज के दिन में एक नेता नहीं खड़ा है। आप उठा के देख लीजिए हम कहां आ गए हैं, सोचिए। वो बिहार जिसने, नहीं, लालू यादव कहते हैं मैं बिहार का नेता हूं, नीतीश कुमार कहते हैं मैं बिहार का नेता हूं, तो फिर और नीतीश कुमार रूल भी कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं। लेकिन आप जाके आप बिहार में ही आप पूछ लीजिए कि उनको कितने लोग अपना नेता मानते हैं। अच्छा, एक आदमी जिसको सब लोग कह सके हाँ यार ये हमारे बिहार का फेस है, फेस ऑफ बिहार, कोई नहीं है, कोई नहीं। मैं आज बताता हूं आपको, आप जाके कर्नाटका केरला में बात कर लीजिए, आप जाके इवन मध्य प्रदेश में किसी से पूछ लीजिए कि बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन है, 2-3 बार वो कंफ्यूज हो जाएगा। हम 2-3 बार कंफ्यूज हो जाएगा। मैं खुद मिला हूं, बच्चों से मिला हूं, बात किया हूं, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को, 9th 10th के बच्चों को। आप जानते हैं बिहार के बारे में सुना, बताओ मुख्यमंत्री कौन है सर? मुख्यमंत्री यू मीन चीफ मिनिस्टर? हमने हाँ चीफ मिनिस्टर, अच्छा सॉरी सर याद नहीं आ रहा। अच्छा, यस इट हैज हैपेंड। मैं कहा यार, और हम लोग क्योंकि बिहार में ना रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं, तो हमें लगता है बहुत बड़े हैं। अब जहां बाहर जाते हैं औकात पता चल जाता है कि हम कहां पे खड़े हैं। तो ये चीज आज हम बिहार से एक नया एक नेशनल चेहरा नहीं दे पा रहे हैं, नेशनल चेहरा नहीं दे पा रहे। तो कैसे लगता है कि प्रशांत किशोर नेशनल चेहरा हो जाएंगे? नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी कहूंगा कि कैसे हो जाएंगे या नहीं होंगे। वो भी एक चेष्टा कर रहे हैं, हम सब मिलकर चेष्टा कर रहे हैं। हमारा मन है कि हम बिहार को बढ़ाएं। अगर हम बिहार को उस जगह पे लाने में सक्षम हो जाते हैं, हम अगर कामयाब हो जाते हैं, बिहार को एक चेहरा मिल जाता है, तो उसके पीछे खड़ी हुई टीम भी रिकॉग्नाइज की जाएगी, है ना। कि अगर बिहार का जो एक्सपेरिमेंट करेक्ट हो जाता है, हो सकता है यही टीम जाके दूसरे राज्यों को भी मदद करे जहां पे ऐसा पिछड़ा। बड़ी बात कर रहे हैं। यस, बड़ी बात कर रहे हैं। और ये भी प्रशांत किशोर का रास्ता दूसरे प्रदेशों की ओर भी बढ़ सकता है बिहार प्रयोग के बाद। नहीं बिल्कुल, और बढ़ना चाहिए। अच्छा देखिए, बात बिहार का नहीं, बात भारत का है जी। बिहार हम कहते हैं जय बिहार, जय जय बिहार, तो जय भारत, जय जय भारत ये भी होगा, है ना। तो हम बिहार को जब तक मजबूत नहीं बनाएंगे, हम कैसे कमजोर बिहार से मजबूत भारत की कल्पना कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए मैं कह रहा हूं कि पहले हम लोग बिहार को एक चेहरा देंगे, और वो चेहरा फिर नए चेहरा खड़ा करेगा हर स्टेट में। और हम चाहते, देखिए एक चीज जनसुराज के प्रशांत जी का मुझे अच्छा लगता है कि अ गुड लीडर इज वन हु क्रिएट्स मोर लीडर्स। एक अच्छा नेता वो है जो और नए नेता बनाता है। वो तो कहा जाता है ना, एक शिक्षक, अच्छे शिक्षक वो है जो अपने शिष्य को बिल्कुल अपने से बेहतर बनाए, अपने से बेहतर बनाए। तो हम लोग इस चेष्टा में लगे कि बिहार इतना मजबूत बन जाए ताकि बाकी जो और कमजोर राज्य हैं या ऐसे राज्य हैं जिनका कंट्रीब्यूशन और बेहतर हो सकता है हमारे पूरे राष्ट्रीय मैप पे, तो उनको भी हम मदद करें। लेकिन सबसे पहले बिहार में जाति देखी जाती है। और देखिए जगदानंद सिंह ने कह दिया, देखिए वो भी आप ही के क्षेत्र से वास्ता रखते हैं। ये प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर पांडे हैं। आपके बारे में भी बात होगी, आनंद नहीं, आनंद मिश्रा है। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो बस ये जो जब मानसिकता ये है, तो कहां से आप जय बिहार, जय जय बिहार कर पाएंगे? इसलिए भी ऐसा, इसलिए आप उनका कहना इसलिए ऐसा है कि बिहार के लोगों को भी समझने की जरूरत है कि आपके पास, जैसे मान लीजिए प्रशांत जी ने बात की शिक्षा पे, उन्होंने बात की पलायन रोकने पे, उन्होंने बात की कि किस तरह से हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, उन्होंने बात की किसानों का बेहतरी कैसे करेंगे। इन मुद्दों पे जब बात करने का किसी के पास कंटेंट नहीं है, नहीं उनके पास एक्सपीरियंस है, नहीं ज्ञान है, नहीं उस बारे में आगे का कुछ विजन है, तो आदमी क्या करेगा? कौन पांडे है, कौन सिंह है, कौन मिश्रा है, कौन कुशवाहा है, इसी पे उसका फोकस रहेगा, इसी में तो घुमा के रखेगा। तो देखिए, जिसके पास अगर मेरे जेब में बादाम है, हम आपको बादाम दे सकते हैं, मेरे जेब में कांटा है, मैं कांटा दूंगा। तो हमारे जेब में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, विकास है, हम बार बार उसकी बात करते हैं। उनके जेब में जाति है, धर्म है, प्रांतवाद है, तो बार बार उनके जेब से वही सब निकलता है। तो इसीलिए जो जिसके पास है उसके पास से। तो आपने भी अपने को समर्पित कर दिया है जनसुराज को और बिहार बदलने। मैंने पूरी तरह से अपने आप को बिहार बदलने के लिए समर्पित कर दिया है। और जनसुराज वो मंच मुझे दिख रहा है, वो एक प्लेटफॉर्म, एक समूह दिख रहा है जो कि इस कालखंड में सीरियस है बिहार को लेके। तो मैं उसी आदमी के साथ खड़ा रहूंगा जो बिहार और बिहार के भविष्य को लेके, बिहार के बच्चों को भविष्य को लेके सीरियस है। यहाँ मेरा पर्सनल को स्वार्थ नहीं कि मैं यहाँ कुछ बनने आया। मैंने कल देखा कि देखिए तरारी को लेकर आपने उम्मीदवार का ऐलान किया, मतलब प्रशांत किशोर ने, और वो ले आए सीधा जनरल एसके सिंह को। यस, एक मिसाल तो उन्होंने पेश कर दी। बिल्कुल, एक मिसाल तो उन्होंने बिल्कुल यही समझने की बात है कि, और इस पे आपको बताऊं, तो आज मैं उनसे बात जब हो रही थी तो मैं उनको यही कह रहा था कि 167 साल के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाबू कुंवर सिंह वापस लौटे हैं। अच्छा,
वो वही जगदीशपुर क्षेत्र है, वही क्षेत्र है जहां से लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह साहब आ रहे हैं। वो भी जनरल है ना। अब देखिए कब उम्र की लगभग एक जैसी उम्र है ना, वही जज्बा अपनी जमीन के लिए वापस। आप सोचिए वो रैंक का आदमी, ही इज द डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी। बिल्कुल, मतलब पूरे भारत के आर्मी का जो चीफ है वो अपनी मिट्टी पे वापस, वो कभी विधानसभा लड़ेगा भाई, उनको कल कोई गवर्नर बना देता, राज्यसभा भेज देगा, है ना, बड़े पोस्ट पे भेज देगा। वो सब छोड़ के तरारी का, वो भी बाई इलेक्शन में, कितना बड़ा मैसेज है। आप समझ सकते हैं इस बात को, कितना सीरियसनेस है लेफ्टिनेंट जनरल साहब का भी और जनसुराज का भी, कि हम लोग यहाँ मजाक और टाइम पास नहीं कर रहे हैं। जो मैंने आपको पहले अपने ऑपरेशंस का भी बात बताया, वही था कि मैं इतने दूर से, मैं नौकरी छोड़ के, आईपीएस की नौकरी छोड़ के यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ। यहाँ पे मैं सीरियस अबाउट बिहार। चलिए आईपीएस की देखिए, मैं कुछ और समझ लेता हूँ। अभी लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा नाम चल जी, मतलब पूरे देश में, और देखिए स्थिति वहां तक पहुंच गई है कि कनाडा से हमारे रिश्ते खराब हो गए, और जितनी बड़ी वारदात हो रही है उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। साबरमती जेल में बंद है, राइट। सीआरपीसी की धारा 268 के क्लॉज 1 से उसको बंद रखा गया है, उससे कोई मिल नहीं सकता है, उससे कोई, देखिए एनआईए भी निगरानी कर रही है, गुजरात एटीएस ने भी आइसोलेट कर रखा है, लेकिन फिर भी वह गिरोह ऑपरेट कर रहा है। यदि यही उत्तर प्रदेश में होता तो योगी आदित्यनाथ तो गाड़ी पलटा पलटी कर देते। वो जो भी होता और ये जहां भी हो रहा है, देखिए भारत में एक होम मिनिस्टर है जी, एक बहुत बड़ा एक सेक्रेटेरियल स्टाफ है जो काम कर रहा है, बहुत बड़ा सेंट्रल फोर्सेस हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, पुलिस फोर्स है जी। आपको नहीं लगता कि अगर कोई सीरियस हो ऐसी चीजों को रोकने के लिए तो तुरंत 1 मिनट का काम है? मतलब लॉरेंस बिश्नोई को रोका नहीं जा रहा है, कुछ ऐसा ही है ना, कुछ ऐसा तो ही है। या तो रोका नहीं जा रहा है या उसको ऐसी गलत बातें फैला के आप युवाओं को भड़का रहे हैं। मैं कल की आपको बात बताऊं, मुझे कल एक जन ने बोला कि भैया हमारे भाई, छोटे भाई का जिसका कुछ शोरूम है, फोन आया है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूं। अच्छा, मतलब ये चुटपुजिया कोई होगा जो ऐसा, तो आप समझिए कि आप अगर इसको टाइम पे नहीं रोकते हैं, इसको आप नहीं दिखाते हैं कि दिस इज अ नॉनसेंस जो हो रहा है, तो हमारे समाज में, युवाओं में क्या मैसेज आप पास ऑन कर रहे हैं? सुरक्षा की भावना किस में रह जाएगी? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चाहे कोई केंद्र लेकिन सरकार। उसे तो इस रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जो देश के दुश्मन हैं, जो खालिस्तानी हैं, तो उसे वो मरवा रहा है, वह छोटा राजन के रूप में उसे। तो ये सारा, ये पुलिस आर्मी को बंद करिए, सबको भेज दिया जाए मनरेगा में काम करने के लिए, मनरेगा में काम करने के लिए। फिर ऐसे गैंग से ही अगर करवाना है तो ये हमारा देश कैसे विश्व गुरु बनेगा अगर हम लोग ऐसी बात करने देंगे किसी को? तो मैं नहीं कर रहा हूं कि ये केंद्र सरकार, लेकिन अगर हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप रुकवाइए। बिल्कुल, आप क्यों नहीं रुकवा रहे हैं? ये सवाल आएगा और आप इसके लिए, आपको जिम्मेदार बनते हैं आप इसका उत्तर देने के लिए। इस चीज को देखिए, बहुत सारी कोई भी अपराधी क्या सिस्टम से बड़ा हो सकता है? That's what देखिए, कोई भी चीज अगर होता है ना, तो मैं जानता हूं कि पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर कुछ ओवर द ग्राउंड होता है, कुछ अंडर द ग्राउंड जी, ठीक है। तो अगर कुछ अंडर द ग्राउंड, कुछ, मैं इसको नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो पुलिस फोर्सेस करते हैं, जो अंडर कवर ऑपरेशंस होते हैं। तो अगर आप ऐसी चीजों को एक कहानी के रूप में, एक मसाला बना के अगर पेश करने दिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ऐसा आप क्योंकि उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं तो लोग बात करेंगे ही। बिल्कुल, या तो आप बोलिए या तो लोग बोलेंगे, कोई तो बोलेगा, सिर्फ तो कोई नहीं। तो क्यों नहीं क्लियर किया जा रहा है और ऐसा एक भावना देश में क्यों फैलने दिया जा रहा है कि आप पैरेलल पुलिसिंग कर रहे हैं, या पैरेलल लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं, या पैरेलल राष्ट्रवाद चला रहे हैं? ये क्या राष्ट्रवाद? इस राष्ट्रवाद के लिए हम लोग जी रहे हैं? कौन चाहेगा उसके बच्चे को बाहर भेजना अगर पता चले कि भाई कौन कहां मर जाए, किसी का कोई ठीक आपने देखा ना बाबा सिद्दीकी को कैसे मार दिया गया। फिर महाराष्ट्र की पुलिस पूछताछ नहीं कर पा रही है, सलमान खान निशाने पर है, पूरा मुंबई का जो माया नगरी है। अच्छा, आप ये विश्वास करते हैं कि यदि भाई पुलिस चाह ले, प्रशासन चाह ले, शासन चाह ले, तो लॉरेंस बिश्नोई को घंटे भर में कंट्रोल किया जाता है? बिल्कुल। अब आई मीन हु इज ही? ये है एग्जैक्टली ऐसा कौन है? ये इतना बड़े बड़े लोगों को देख लिया गया है ना। और अब देखिए, मैं तो पहली बात ये मानता नहीं हूं कि वो कुछ कर रहा है जी। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास इतना औकात है कि कोई ऐसा 700 शूटर्स हैं, जेल के भीतर से वो इंटरव्यू देता है। ये सब अगर कोई कहता, वो इंटरव्यूज तो दिखे नहीं अभी तक, बट एनीवेज व्हाटएवर इट इज, टीवी पर तो बिल्कुल ऑनएयर है ना। हाँ, तो अगर इस टाइप की चीजें हैं तो देखिए, ये शर्मिंदगी की बात है प्रशासन और शासन के।
तो ये किसको, कौन उसका जिम्मेदार है, इस पे फिक्स होना चाहिए और देश को इस बात को जानने का अधिकार होना चाहिए कि हम कितने सुरक्षित हैं, है ना। तो इसी पे तो बात चल रही है ना, पूरा सरकार और वोटिंग इसी पे तो चलता है कि हम राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं, हम देश के हित में काम कर रहे हैं। और अगर आपको एक गुंडे से करवाना पड़ रहा है तो फिर देश और इसके कारण आपके रिश्ते जो है कनाडा से खराब हो रहे हैं, अमेरिका सवाल उठा रहा है, ये बड़ी बात हो रही है। ये एक मैच्योर्ड पॉलिटिक्स भी नहीं है, मैच्योर्ड एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है, और इस तरह की चीजों को मैं पर्सनल लेवल पे कभी इसको मैं सराहूंगा नहीं, सपोर्ट नहीं करूंगा, और ये झूठा और फेक राष्ट्रवाद के नाम पे पॉलिटिकिंग हो रहा है। अच्छा, चलिए, तो देखिए ये थे मेरे साथ आनंद मिश्रा जी, जिन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़ी है, लेकिन जिनकी पहचान रही, तुम मारोगे 3 गोली, हम मारेंगे 30 गोली, और अब आए हैं बिहार में व्यवस्था सुधारने, क्योंकि प्रशांत किशोर सत्ता बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं। और आनंद मिश्रा कह रहे हैं बिहार में भी ऐसा कुछ नहीं है जो नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। 3 महीने का वक्त, और हर घंटे में क्या होगा यह भी तय किया जाना चाहिए। तो बिहार बदल सकता है, उम्मीदें जगी हैं। जनरल एसके सिंह तरारी से चुनाव लड़ने आ गए हैं। परीक्षा जनरल एसके सिंह की नहीं है, परीक्षा बिहार के वोटरों की है कि वह किसे चुनती है। तो आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आनंद सर जी आप आए मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।